मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के इस चैप्टर में आज हम समझेंगे एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस कर्व और इनके लॉसेस के बारे में। तो मशीन्स में कुछ लॉसेस होते हैं जिनको समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपने ये लॉसेस नहीं समझा तो परेशानी और बढ़ सकती है। चलिए समझते हैं एडी करंट। एडी करंट को हिंदी में कहा जाता है भंवर धारा, यानी इसकी परिभाषा समझ लेते हैं और ये क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, वो भी साथ साथ हम समझेंगे। भंवर धारा एडी करंट, सतह पर उत्पन्न होने वाला करंट एडी करंट कहलाता है, यानी डेवलप्ड करंट इनटू द सरफेस, यानी सतह पर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। कैसे प्रोड्यूस हो जाता है वो समझ लेते हैं हम। तो मान लीजिए कि सभी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यानी कि विद्युत की जो मशीनें होती है मोस्टली आर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सभी जो है विद्युत चुंबक के सिद्धांत पे जो है आधारित होती है, यानी कि सब में कहीं ना कहीं मैग्नेट है। चलिए मान लीजिए कि हम यदि एक मोटर का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इसके कोर्स पे वाइंडिंग लपेटा हुआ है। भाई एक मटेरियल होता है जिसके ऊपर ही तो स्लॉट्स में वाइंडिंग को लपेटते हैं ना, तो वाइंडिंग लपेटी हुई है। अब इस मोटर को सप्लाई से कनेक्ट किया गया, यानी कि मोटर जो है वर्किंग में है, मोटर रोटेट कर रही है। तो क्या देखने को मिलता है कि इनके कोर्स पे जो कोर होती है जिसपे वाइंडिंग लपेटा हुआ रहता है, इनके कोर्स पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। भाई जब इलेक्ट्रोमैग्नेट के कांटेक्ट में कोर रहेगा तो उसमें इंडक्शन का कुछ ना कुछ हरकत तो होगा, हम पढ़ चुके हैं पीछे मैग्नेट के टॉपिक में। तो मान लीजिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ दीज आर नॉट इक्वल ऑन एवरी पॉइंट, यानी प्रत्येक सतह पर वो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ बराबर नहीं था। अब जब ईएमएफ बराबर नहीं था तो याद करो वो कॉन्सेप्ट पोटेंशियल डिफरेंस, सरफेस पर ईएमएफ मैक्सिमम एंड किसी सरफेस पे ईएमएफ मिनिमम, यानी कहीं पर वह ईएमएफ अधिक और कहीं पर वह ईएमएफ कम। तो इस कम ज़्यादा के चक्कर में एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है। जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो होने लग जाएगा। दीज करंट आर कॉल्ड एडी करंट, और यही धारा भंवर धारा कहलाती है। दोबारा समझिए, जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु होता है तो वह धातु पर एक ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह ईएमएफ कहीं पर अधिक और कहीं पर कम होता है। इसके कारण एक धारा प्रवाहित होने लग जाती है जिसे हम भंवर धारा कहते हैं, यानी एडी करंट लॉस कहते हैं। तो इसे नोट करेंगे फटाफट। एडी करंट मींस डेवलप्ड करंट इनटू द सरफेस, यानी सतह पर उत्पन्न होने वाली धारा को कहते हैं। यह धारा उत्पन्न कैसे हुई, तो मैं यहाँ पर लिखी हुई लाइंस को पढ़ रहा हूँ, साथ साथ समझेंगे। जब धातु चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में रहती है, यानी संपर्क में रहती है, तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। यह ईएमएफ एवरी पॉइंट यानी प्रत्येक सतह पर समान नहीं होता, इक्वल नहीं होता है, जिसके कारण धारा प्रवाह होने लगता है, यानी करंट फ्लो होने लगता है, जिस करंट को हम एडी करंट का नाम देते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये तो था एडी करंट। इसमें एडी करंट लॉस पूछा जाता है कि एडी करंट लॉस क्या है। भाई हमें पता है कि ये जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो पावर लग रहा होगा ना, अपने आप तो इंड्यूस्ड नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ सोर्स तो इसमें बेकार हो रहा होगा। यानी कि जो ये करंट प्रोड्यूस हो रही है ये हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, यानी ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, और यह हीट जो है लॉस का कारण बनता है। यानी इलेक्ट्रिकल मशीन्स में यह एक लॉस का कारण बनती है जिसे हम एडी करंट लॉस कहते हैं। मैं लिख देता हूं।
तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट कर लेनी है, यह करंट हीट के रूप में रिलीज होता है यानी ऊष्मा के रूप में बाहर निकलता है, जो कि एक लॉस का कारण बनता है, तो इसे हम एडी करंट लॉस भी कहते हैं। तो अब ये एडी करंट लॉस जो है कैसे पता चलेगा कि भाई किसी सरफेस में एक एडी करंट लॉस ज्यादा हो रहा है, किसी सरफेस में एडी करंट लॉस कम हो रहा है, तो वो पॉइंट हम नोट करेंगे। उससे पहले फटाफट से आप इसे लिखिए। Eddy current loss is directly proportional to magnetic flux के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और फ्रीक्वेंसी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और थिकनेस ऑफ कोर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कोर। तो यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है कि एडी करंट लॉस जो है जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा उसके स्क्वायर के रूप में जो है उतना ज्यादा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि आप समझ रहे हैं कि ये क्या रिलेशन कहना चाह रहा है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन होगा तो उसके दुगने रूप में जो है एडी करंट लॉस इंक्रीज होगा। थिकनेस ऑफ कोर यानी जिस भी कोर का प्रयोग किया जा रहा है उसकी मोटाई क्या है, और वॉल्यूम ऑफ कोर जो भी कोर यूज किया जा रहा है उसका आयतन क्या है। तो इस हिसाब से जो इसका रिलेशन बनता है उसे फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं एडी करंट इक्वल टू, ये कांस्टेंट आ जाएगा जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो बी एम यानी मैग्नेटिक फ्लक्स का स्क्वायर इंटू में फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू में टी इंटू में वी। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला बनता है एडी करंट लॉस का, कि यहाँ पे कांस्टेंट है मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्रीक्वेंसी, थिकनेस ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे इसके साइन मेंशन कर देता हूँ। ये हमारा है बी एम मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारा है एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ये हमारा है टी यानी थिकनेस ऑफ कोर, ये हमारा वी यानी वॉल्यूम ऑफ कोर। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पूछ ले जाते हैं, चाहे वो इंटरव्यू क्वेश्चंस हो या कोई और भी अनदर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले जिन्होंने मीटर वाले चैप्टर्स पढ़ रखे हैं उन्हें पता होगा कि एडी करंट डैम्पिंग के रूप में, यानी डैम्पिंग को कंट्रोल करने के लिए जो उसका कंपन होता है ना, इस तरीके से उसका एनर्जी मीटर में यूज किया जाता है। साथ साथ नोट करेंगे एनर्जी मीटर्स में यूज होता है, और कुछ मूविंग कॉइल में, यानी जो उसी तरह के मापन यंत्र होते हैं मूविंग कॉइल मीटर्स में यूज किया जाता है। और इस करंट का ऑटोमेटिक स्टार्ट यानी स्वतः स्टार्ट होने के लिए ऑटोमेटिक स्टार्ट में इसका यूज किया जाता है, सेल्फ स्टार्ट भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये तीन इसके जो है एडवांटेज कहिए, मेरिट्स कहिए, ये इसके लाभ है। हानि में समझ लेते हैं भाई, एडी करंट जो है मशीन में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मोटर में, जनरेटर में इतनी ज़्यादा हीट लॉस होती है तो वहाँ पे एडी करंट जो है सबसे ज़्यादा परेशान करता है। तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में हीट लॉस किसके कारण होती है, एडी करंट के कारण होती है। तो ये दो पॉइंट फटाफट से आप नोट करेंगे। एडी करंट लॉस, भाई कुछ तो उपाय होगा इस लॉस को कम करने का। ऐसा तो नहीं है कि ये लॉस मशीन में बहुत परेशान करती है। देखो जितने भी लॉसेस हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स के, उन्हें ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें जन्म से ही पता है एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, जो है वो बैलेंस सिस्टम में रहेगा। तो यहाँ पर इसका एक उपाय होता है इसको कम करने का। देखिए आपको यहाँ पर दो चीज़ें नोट करनी है, यानी कि मशीन्स की कोर जिस पे बाइंडिंग लपेटते हैं वो बनाई जाती है हमारी सिलिकॉन स्टील की। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाई भाई, तांबे की बना लेते, लोहे की बना लेते, इसका भी रीज़न अभी आगे आने वाला है।
तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये नोट करना है। और दूसरा पॉइंट, ये जो सिलिकॉन स्टील की जो कोर बनाई जाती है, इस कोर को हम करते हैं लैमिनेटेड, यानी एक परत चढ़ाते हैं इसके ऊपर। इस कोर को हम लैमिनेटेड करते हैं किसके द्वारा? वार्निश के द्वारा। वार्निश के द्वारा आपने देखा होगा जब आप मोटर पे वाइंडिंग कराते हैं या किसी पंखे पे, तो उसको एक लिक्विड सॉल्यूशन में जो है डुबा के ड्राई होने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो सॉल्यूशन वार्निश सॉल्यूशन ही होता है। ये क्या करता है, ये कोर्स के ऊपर एक लेयर जनरेट कर देता है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कह लीजिए या फिर उसके लॉसेस जो है रुक जाते हैं। यानी कोर खुद मैग्नेट नहीं बन पाएगा, उस पर कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, जिसके कारण जो है लॉसेस थोड़ा बहुत प्रिवेंट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट याद रखना है कि एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए कोर्स शुड बी लैमिनेटेड, यानी कोर को लैमिनेटेड कर दिया जाता है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि भंवर धारा हानि को कम करने के लिए जो कोर्स बनाए जाते हैं मशीन की, उनको लैमिनेटेड कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट फटाफट से आप नोट कर लेंगे। अब समझते हैं हिस्टेरेसिस। अरे यार, ये वही टॉपिक है जो मैग्नेट चैप्टर के लास्ट में आता है और दिमाग खराब करके जाता है। कोई बात नहीं, आज समझ में आ जाएगा हिस्टेरेसिस क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि हिस्टेरेसिस का मीनिंग क्या है। हिस्टेरेसिस का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स का रेस में पीछे रह जाना। यानी कि मान लीजिए किसी मटेरियल को एक बार मैग्नेटाइजिंग करते हैं और दूसरी बार उसी रेशियो से, यानी जितना चुंबकीय फ्लक्स पहले दिया था किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए, दूसरी बार में उसी अनुपात से हम मैग्नेटिक फ्लक्स देते हैं उसे डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अब क्या मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजिंग के खेल में मैग्नेटिक फ्लक्स पीछे रह गया तो उसे हिस्टेरेसिस का नाम दिया गया। कोई ज्यादा मुश्किल है क्या? समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा मैंने अरेंजमेंट बना रखा है, इसके बीच में मैं एक मटेरियल रख रहा हूं। दोबारा सुनिए, ये कॉइल है जिसको सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तरह काम करेगा, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में मैं एक ये मटेरियल रख रहा हूं जिसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं। यानी कंडीशन फर्स्ट में कर रहे हैं मैग्नेटाइज, यानी उसे चुंबक बना रहे हैं, और कंडीशन सेकंड में उसे कर रहे हैं डीमैग्नेटाइज, विचुंबकित। यहां पर उसे चुंबकित किया जा रहा है और यहां पर उसे विचुंबकित, यानी चुंबक खत्म कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में मैग्नेटाइज किया, दूसरे कंडीशन में डीमैग्नेटाइज किया। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जब उसको डीमैग्नेटाइज किया तो वो पहले की रेशियो में काफी कम था। ऐसा क्यों हुआ? वो बदनाम शब्द याद करो जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, रेजिडुअल मैग्नेट। परिभाषा मतलब कि वो परिभाषा जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। कौन सी परिभाषा? जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है और फिर उसे विचुंबकित यानी डीमैग्नेटाइज किया जाता है तो उसमें कुछ अवशेष बच जाता है। वो अवशेष क्या कहलाता है? रेजिडुअल मैग्नेट। तो इसके कारण ये सारा खेल बना हिस्टेरेसिस का, रेजिडुअल मैग्नेट के कारण। तो यहां पर आपको हिस्टेरेसिस का मतलब समझ में आ गया। इसमें BH कर्व समझते हैं, हिस्टेरेसिस लूप समझते हैं, और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं वो समझते हैं। और हाँ, एक तरीका और भी बताऊंगा जिससे आपको एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस की प्रिवेंशन, यानी उसको कम कैसे करना है, वो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो फटाफट से इसको नोट करेंगे। BH कर्व समझते हैं। BH कर्व क्या होता है? BH कर्व
वो किताब में आपने मैग्नेट के चैप्टर में मोर के पंख जैसा देखा होगा चित्र, उसे BH कर्व कहते हैं। ये परिभाषा किसी और को थोड़ी ना बताओगे। तो समझते हैं इस दो वर्ड का मतलब। पहले मैं आपको बता दूं, ये B तो वही वर्ड है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यानी चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व, और ये H है हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी चुंबकीय बल जो कार्य कर रहा है। अब समझते हैं ये BH कर्व कहां से आया। तो सबसे पहले मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर आप इस कर्व को ध्यान से देखिए, इस कर्व को BH कर्व कहा जाता है। पहली पॉइंट तो ये है, BH का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है, एक है चुंबकीय फ्लक्स और एक है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो इसमें क्या ये कर्व कैसे बना सर, ये समझ में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये कर्व कैसे बना, किसी भी मटेरियल को एक बार मैग्नेटाइज किया, फिर दूसरी बार डीमैग्नेटाइज किया, और इस मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज के खेल में जो कर्व बना वो BH कर्व कहलाया, यानी हिस्टेरेसिस कर्व भी इसे कहते हैं और BH कर्व भी कहते हैं। तो सर हिस्टेरेसिस लूप क्या होता है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो पहले आप ये नोट करेंगे, इसमें हमारा एक होता है, इसमें दो बातें समझने लायक है, पहला सैचुरेशन पॉइंट और दूसरा कोर्सिव फोर्स। तो सैचुरेशन पॉइंट पहले समझ लेते हैं। भाई मान लो आपने तीसरी मंजिल पर किसी सामान को रखा हुआ है और आप अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि जा भाई वो सामान ले आ। एक बार वो ले आया, फिर कहा कि जा रखा, 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार में आके कह देगा मैं नहीं जा रहा, क्या करोगे? यानी कि अब वो थक चुका है। कुछ कहानी सेम ऐसी इसकी भी है। कैसे? किसी मटेरियल को मैग्नेटिक लूप के अंदर रख के, यानी जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, उससे हम उसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, फिर उसे डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। अब क्या होता है कि वो मटेरियल ना तो मैग्नेटाइज हो पाएगा, ना उससे ज्यादा डीमैग्नेटाइज हो पाएगा। तो उसका वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सैचुरेशन पॉइंट, यानी संतृप्त। अब नहीं करूंगा कुछ भी, वही पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट है। अब इसमें एक पॉइंट और समझते हैं, कोर्सिव फोर्स। कोर्सिव फोर्स क्या होता है जी? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। कोर्सिव फोर्स क्या होता है, फिर से वही बात मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि ये एक कॉइल है जिसमें मैंने एक मटेरियल रखा मैग्नेटाइज होने के लिए। किसी कॉइल में एक मटेरियल को मैंने रखा मैग्नेटाइज करने के लिए, यानी कि मैंने इस कॉइल को वेरिएशन पॉइंट से सेट किया, यानी मैं करंट को धीरे धीरे बढ़ा भी सकूं और करंट को धीरे धीरे घटा भी सकूं। तो पहले मैंने धीरे धीरे करंट को बढ़ाया ताकि वो मैग्नेटाइज हो सके, फिर दूसरे ही क्षण मैंने उस करंट को कम करना शुरू किया ताकि वो डीमैग्नेटाइज हो सके। अब क्या हुआ कि डीमैग्नेटाइज होते टाइम वह रेशियो में पिछड़ गया, यानी उसमें कुछ अवशेष चुंबक रह गया, रेजिडुअल मैग्नेट रह गया। दोबारा समझिए, मैग्नेटाइज किया धीरे धीरे करंट बढ़ाकर, तो एक पॉइंट तक वो मैग्नेटाइज हो गया। अब दूसरी बारी में मैं क्या कर रहा हूं कि करंट को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा हूं, उसे डीमैग्नेटाइज कर रहा हूं। डीमैग्नेटाइज जब हमने उसे कर दिया तो उसमें रेजिडुअल मैग्नेट बच गया। अब फिर से उस रेजिडुअल मैग्नेट को कम करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट को जनरेट करना पड़ेगा। क्या कहा सर आपने? जो यहां पे रेजिडुअल मैग्नेट बच गया था, रेजिडुअल मैग्नेट जो यहां पे बच गया था, उसको खत्म करने के लिए
अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ेगा जिससे यह अवशेष चुंबक खत्म हो जाए, और यही फोर्स कोएसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है, कोएसिव फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप फटाफट से नोट करेंगे, मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं, उसके स्क्रीनशॉट लेंगे तो फटाफट से ये सारा खेल नोट करेंगे और ये समझते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो क्या होता है। तो चलो भाई एक वर्ड और जोड़ देते हैं हिस्टैरिसीस के साथ, हिस्टैरिसीस लॉस। एडी करंट में एडी करंट लॉस जोड़ा था ना, ये जो हमारा ये जो पॉइंट होता है, क्या होता है इसमें कि ये हीट के रूप में, ये जो रेजिडुअल मैग्नेट होता है ना, और जो कोएसिव फोर्स लगाते हैं रेजिडुअल मैग्नेट को खत्म करने के लिए, ये हीट के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जिसे हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। दोबारा सुनिए, दीज कोएसिव फोर्स इज रिलीज एज द फॉर्म ऑफ हीट, यानी ये जो रेजिडुअल मैग्नेट को खत्म करने के लिए जो बल लगाया जा रहा है, ये क्या करता है कि ये हीट के फॉर्म में यानी उष्मा के रूप में निकल जाता है, जिसे हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस किन मैटर पर डिपेंड करता है ये आपको समझना है। तो यहां पर हिस्टैरिसीस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स 1.6, इसकी जो पावर होती है वो 1.6 होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कोर। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये है वॉल्यूम ऑफ कोर। तो हिस्टैरिसीस लॉस जो है वो इन पे डिपेंड करता है, जिसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कुछ नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो वहां पर k का सिंबल आ जाएगा, b 1.6 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय v। तो ये है हमारा जो है हिस्टैरिसीस लॉस का पूरा इक्वेशन हो गया। ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा कि जैसे जैसे हिस्टैरिसीस लॉस में चेंज होगा, या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, या वॉल्यूम ऑफ कोर में चेंज होगा, तो कैसे कैसे हिस्टैरिसीस में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आपको फटाफट से नोट कर लेना है। तो अब समझते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए, यानी टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस क्या कर सकते हैं। सीधी सी बात है, यदि हम कोर को सिलिकॉन स्टील का बना दें, सिलिकॉन स्टील का बना दें, तो क्या होगा कि हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस हो जाएगा। कैसे रिड्यूस हो जाएगा सर? देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मैग्नेटिक कोर है, मैग्नेटिक कोर डिपेंड करता है कि हम किस मटेरियल का बना रहे हैं। भाई देखो, यदि किसी, और ये क्या होती है, इसकी परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी कि इसके जो रास्ते हैं उसमें अपोजिशन बहुत कम है, यानी कि जो यहाँ पे रिलक्टेंस है वो बहुत कम है। रिलक्टेंस यदि कम है तो उससे क्या होगा कि आसानी से मैग्नेटिक फ्लक्स जाता रहेगा और लॉसेस भी कम होंगे। तो उससे क्या होगा कि सिलिकॉन स्टील का बना देंगे तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मशीन्स में कोर सिलिकॉन स्टील के क्यों बने होते हैं, तो भैया हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। अगर इसके रिवर्स में क्वेश्चन पूछता है कि सिलिकॉन स्टील के कोर बनाए जाते हैं, तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कारण भी समझ में आ गया और क्यों था ये भी पता लग गया। अब यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आती है कि कई बार हमें पता नहीं चलता कि कब सिलिकॉन स्टील की कोर बना रहे हैं और कब उसे लैमिनेटेड कर रहे हैं। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपने एक वर्ड कौन सा याद रखना है, HILS। ये वर्ड आप याद रखिए, HILS।
इसमें आपका हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों ही मैनेज हो जाएगा। कैसे मैनेज हो जाएगा देख लेते हैं। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमें वर्ड मिला H और S। अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि हमें वर्ड मिला I और L। देखिए H से कौन सा वर्ड होता है सर? हिस्टेरेसिस होता है। H से कौन सा वर्ड होता है? सिलिकॉन स्टील। यानी कि हिस्टेरेसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। आई से कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट होता है? तो सर करंट होता है, धारा को आई से लिखते थे ना। एल से क्या वर्ड मिल रहा है? लैमिनेटेड। यानी कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को लैमिनेटेड किया जाता है और हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। ये मंत्र आप याद रखेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक याद रह जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फटाफट से इसको नोट करेंगे। मैग्नेट का चैप्टर खत्म हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि आपको किसी टॉपिक में इस चैप्टर में प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो कहीं भी परेशानी नहीं आने वाली है। बेहतर तैयारी के लिए देखते रहिए टेक्निकल प्रिपरेशन।